नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र बीकानेरिया, प्रवक्ता विद्युत राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजसमंद। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड E203 है, के चैप्टर 5 एसी सर्किट के टॉपिक 5.4 बिहेवियर ऑफ आर इन एसी सर्किट विथ फेजर डायग्राम के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। जैसा कि चित्र ए में दिखाया गया है कि एक साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू V इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी है को एक शुद्ध प्रतिरोध के एक्रॉस कनेक्ट किया गया है। इस साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स V के कारण प्रतिरोध R में धारा I प्रवाहित हो रही है। इस लूप के अंदर KVL अप्लाई करने पर अप्लाई KVL इन लूप A B C D A, तो हम देखते हैं जब हम A से B की तरफ चलते हैं तो एलिमेंट है रेजिस्टेंस, जिसमें ड्रॉप हो रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इंटू आर। जब हम A से B की तरफ चल रहे हैं तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो डिक्रीज हो रहा है, तो साइन प्लस टू माइनस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस IR लिखेंगे। देन B टू C में कोई एलिमेंट नहीं है, ड्रॉप जीरो। C से D में वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, माइनस टू प्लस चल रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए साइन आएगा प्लस V इक्वल टू जीरो और V इक्वल टू IR। इसे हम समीकरण नंबर 2 से दर्शाते हैं। ओम के नियमानुसार हम पढ़ चुके हैं एसी सर्किट में ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू जेड होता है, जैसे कि हमने समीकरण नंबर 3 से प्रदर्शित किया हुआ है। समीकरण 2 एवं समीकरण 3 की तुलना करने पर हम देखते हैं कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा Z परिपथ के प्रतिरोध R के बराबर होती है। समीकरण 2 से V इक्वल टू I इंटू आर और हम I इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हैं। समीकरण 1 से V इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी यहां पर रखने पर I इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी अपॉन आर और Vm अपॉन आर को हम सेपरेट कर लेते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी एज इट इज रखेंगे। Vm अपॉन आर जो कि Im के बराबर होगा, जो कि परिपथ की धारा का अधिकतम मान है, से रिप्लेस करते हैं तो हमें करंट की इक्वेशन I इक्वल टू Im साइन ऑफ ओमेगा टी प्राप्त होती है, जिसे हम समीकरण नंबर 5 से प्रदर्शित कर रहे हैं। नेक्स्ट, पावर फैक्टर। हम जानते हैं कि किसी भी परिपथ का पावर फैक्टर उस परिपथ में लगे हुए प्रतिरोध और उस परिपथ की प्रतिबाधा के अनुपात के बराबर होता है। यहां पर cos फाई इक्वल टू R बाई Z है। हम समीकरण नंबर 4 से Z का मान ज्ञात कर चुके हैं, Z इक्वल टू R है। इस Z का मान यहां पर रखने पर cos फाई इक्वल टू R अपॉन Z इक्वल टू R रखेंगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा, cos फाई का मान यूनिटी आएगा, जिसे हम समीकरण नंबर 6 से प्रदर्शित कर रहे हैं। समीकरण नंबर 6 से स्पष्ट हो रहा है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में पावर फैक्टर का मान इकाई होता है। यानी जिस सर्किट में पावर फैक्टर का मान इकाई हो जाए तो हम यह पता करेंगे या हमें यह पता चलता है कि उस परिपथ का बिहेवियर प्योरली रेजिस्टिव है। नेक्स्ट, पावर फैक्टर एंगल। हम जानते हैं पावर फैक्टर एंगल परिपथ के वोल्टेज V और परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के बीच के एंगल को हम पावर फैक्टर एंगल कहते हैं। समीकरण 6 से cos फाई इक्वल टू 1 और फाई इक्वल टू cos इनवर्स 1 इक्वल टू 0 डिग्री। यानी समीकरण 7 से यह स्पष्ट है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में पावर फैक्टर एंगल का मान 0 होता है, अर्थात परिपथ का वोल्टेज एवं परिपथ के धारा के बीच का एंगल 0 होता है। यानी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, यानी जिस तरफ वोल्टेज की डायरेक्शन होगी उसी तरफ धारा की दिशा होगी। नेक्स्ट, फेजर डायग्राम। यहां पर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। समीकरण नंबर ए से स्पष्ट है कि हमने सप्लाई वोल्टेज V इक्वल टू V एंगल 0 लिखा है। इससे स्पष्ट हो रहा है
कि हमने यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज को रेफरेंस माना है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका एंगल को 0 कर दिया है। अब हम जो भी रिमेनिंग क्वांटिटीज है जैसे करंट, तो हम इस सप्लाई वोल्टेज के रेस्पेक्ट में धारा को प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले हमने वोल्टेज V को ड्रॉ किया है, क्योंकि इसका एंगल 0 है, अतः यह एक्स एक्सिस पे आएगा। हम प्रीवियस सेक्शन में देख चुके हैं कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर फाई का मान 0 होता है, अर्थात V और I के बीच का जो एंगल होता है उसका मान 0 है। इससे तात्पर्य हो रहा है कि V भी I की ही दिशा में होगी, अतः V और I सेम दिशा में होंगे। नेक्स्ट हम वोल्टेज, करंट और पावर की वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। यहां पर हम वोल्टेज की वेवफॉर्म इक्वेशन नंबर 1 से ड्रॉ करेंगे। यहां पर इक्वेशन नंबर 1 V इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी है। इस इक्वेशन नंबर 1 में हम ओमेगा टी का मान रखेंगे, जिससे हमें V के बिंदु प्राप्त होंगे और उन सब बिंदुओं को मिलाने पर हमें वोल्टेज की वेवफॉर्म प्राप्त होगी। सर्वप्रथम ओमेगा टी का मान 0 रखेंगे, जिससे साइन 0 का मान 0 होता है, तो V की वैल्यू में ओमेगा टी इक्वल 0 पर 0 प्राप्त होगी। उस प्रकार हम ओमेगा टी की वैल्यू नेक्स्ट π/2 रखेंगे। साइन π/2 का मान 1 होता है, तो V की वैल्यू ओमेगा टी इक्वल π/2 पर V की वैल्यू Vm होगी। नेक्स्ट हम ओमेगा टी की वैल्यू पाई रखेंगे। साइन पाई का मान 0 होता है, अगेन V की वैल्यू 0 होगी। देन हम ओमेगा टी की वैल्यू 270 डिग्री रखेंगे यहाँ पर, तो साइन 270 का मान -1 होता है, जिसे V की वैल्यू -Vm प्राप्त होगी। देन हम ओमेगा टी की वैल्यू 2π रखेंगे। साइन 2π का मान 0 होता है, अगेन V की वैल्यू 0 होगी। तो हम ये सब पॉइंट इस ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे हम ओमेगा टी का स्केल ले रखा है, ओमेगा टी की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, तो V का मान 0 आ रहा है। देन ओमेगा टी की वैल्यू हम π/2 रख रहे हैं, तो जब हमने ओमेगा टी की वैल्यू π/2 रखी थी तो V की वैल्यू Vm आई थी। नेक्स्ट ओमेगा टी की वैल्यू पाई रखने पर V की वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट 3π/2 रखने पर V की वैल्यू -Vm आएगी। देन 2π रखने पर V की वैल्यू 0 आएगी। इस प्रकार हमें वोल्टेज की वेवफॉर्म प्राप्त होती है। हम अभी ये पढ़ चुके हैं कि V और I के बीच का कालांतर, यानी उन दोनों के बीच में फेज एंगल का मान 0 होता है। इससे तात्पर्य है कि जो वोल्टेज की वेवफॉर्म का पैटर्न है, जिस तरह से वोल्टेज की वेवफॉर्म को हम ड्रॉ करेंगे, उसी प्रकार हम करंट की वेवफॉर्म को भी ड्रॉ करेंगे। हम करंट की वेवफॉर्म निकाल चुके हैं। I की वैल्यू Im साइन ऑफ ओमेगा टी होती है। यहाँ पर हम ओमेगा टी की वैल्यू रखते जाएंगे और हम करंट की वेवफॉर्म को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट P इक्वल टू V इंटू I होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि V की वैल्यू 0 से पाई में पॉजिटिव है और I की वैल्यू 0 से पाई में पॉजिटिव है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हमें पावर की वेवफॉर्म प्राप्त होगी। ये हम देख रहे हैं कि 0 से पाई के बीच में पावर का मान पॉजिटिव है। नेक्स्ट पाई से 2 पाई में देखें तो वोल्टेज भी नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या प्राप्त होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमें अगेन वोल्टेज की वेवफॉर्म, अगेन हमें पावर की वेवफॉर्म पॉजिटिव प्राप्त होती है। तो फिगर सी से हम ये देख रहे हैं कि पावर की वेवफॉर्म में कहीं भी नेगेटिव पार्ट नहीं आ रहा है, टोटली हमें सारे पॉजिटिव एनवलप मिल रहे हैं। अतः शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में शक्ति का मान कभी भी शून्य नहीं होता है, इससे यह हमें पता चल रहा है। देन तात्क्षणिक शक्ति, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर को P इक्वल टू V इंटू I से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हमने समीकरण नंबर 8 से प्रदर्शित किया गया है। समीकरण 8 में V का मान समीकरण 1 से और I का मान समीकरण 5 से रखेंगे, तो P इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, जो कि हमने समीकरण 1 से निकाला है, और समीकरण 5 से I की वैल्यू Im साइन ऑफ ओमेगा टी है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Vm Im साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हमें तात्क्षणिक शक्ति या इंस्टेंटेनियस पावर की इक्वेशन प्राप्त हुई है, जिसे हमने समीकरण 9 से प्रदर्शित कर रखा है। देन औसत शक्ति, एवरेज पावर का फॉर्मूला P एवरेज इक्वल टू 1/T, 0 से T
P डॉट dt होता है। P का मान हम समीकरण 9 से रखेंगे, तो P एवरेज इक्वल टू 1/t 0 से t। P की जगह हम रखेंगे Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 2 के बराबर होता है। इस इक्वेशन में हम थीटा की जगह ओमेगा टी रखेंगे, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला में प्राप्त होगा जो कि 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी अपॉन 2 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान इक्वेशन में रखने पर P एवरेज इक्वल टू 1/t 0 से t Vm Im एज इट इज। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम रखेंगे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt। चूंकि हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अतः Vm Im और 2 कांस्टेंट है जिसे हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे, तो P एवरेज इक्वल टू Vm Im अपॉन 2t इंटीग्रेशन 0 से t 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t dt। टर्म को हम सेपरेट कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म अलग लिखेंगे, कोस ओमेगा टी वाली टर्म अलग लिखेंगे, तो P एवरेज इक्वल टू Vm Im अपॉन 2t ब्रैकेट 0 से t 1 डॉट dt माइनस 0 से t cos 2 ओमेगा t dt। यह हम देख रहे हैं कि ओमेगा जो है उसके साथ 2 आ रहा है, यानी ये डबल फ्रीक्वेंसी टर्म है, और हम ये जानते हैं कि डबल फ्रीक्वेंसी टर्म का एक कंप्लीट साइकिल में इंटीग्रेशन 0 होता है, अतः हम इस टर्म को 0 मान लेंगे। देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dt का इंटीग्रेशन t होता है जो कि हमने यहाँ रखा हुआ है, dt का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 से t रखेंगे, तो Vm Im अपॉन 2t एज इट इज लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट t की जगह कैपिटल T आएगा तो t, लोअर लिमिट के पहले माइनस साइन आता है, माइनस देन अब लोअर लिमिट 0 तो 0, तो Vm Im 2t मल्टीप्लाई विद t से t कैंसिल हो जाएगा, तो Vm Im अपॉन 2 हमें एवरेज वैल्यू प्राप्त होगी। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं Vm अपॉन रूट 2 डॉट Im अपॉन रूट 2। तो हम जानते हैं कि Vm अपॉन रूट 2 का मान Vrms के बराबर होता है, Im अपॉन रूट 2 का मान Irms के बराबर होता है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में एवरेज पावर Vrms और Irms के प्रोडक्ट के बराबर होती है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर किस तरह से जब हम एसी वोल्टेज प्रभावित करते हैं या एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सर्किट किस तरह से बिहेव करता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है। धन्यवाद।